इंदौर में एक ट्रांसपोर्ट कारोबारी की फैमिली रहती थी। ये फैमिली रघुवंशी फैमिली। इनके एक बेटे राजा रघुवंशी की मई में ही शादी होती है, 11 मई को। राजा रघुवंशी की शादी सोनम नाम की एक लड़की से होती है। ये शादी दोनों घर वालों की मर्जी से हुई थी। शादी की सारी चीज़ें ठीक ठाक हो जाती हैं। इसके बाद एक हफ्ता बीत जाता है। पहले से ये तय था कि शादी के बाद पति पत्नी हनीमून मनाने के लिए असम जाएंगे। उससे पहले इनका प्लान कश्मीर जाने का था, श्रीनगर, लेकिन पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद की सारी चीज़ें, तो घर वालों को थोड़ा सा डर लगा। उन्होंने कहा कश्मीर मत जाओ, कहीं और जाओ। तब उन्होंने कहा चलो असम चलते हैं। असम में कामाख्या मंदिर के दर्शन भी करने थे। तो 11 मई को शादी हुई और 20 मई को ये पति पत्नी यानी कि राजा रघुवंशी और उनकी वाइफ सोनम इंदौर से फ्लाइट पकड़ते हैं। कनेक्टिंग फ्लाइट थी इंदौर से बेंगलुरु और फिर बेंगलुरु से गुवाहाटी। 20 मई की शाम ये लोग गुवाहाटी पहुंच जाते हैं। गुवाहाटी में रुकते हैं, वहाँ कामाख्या मंदिर के दर्शन करते हैं और फिर 22 मई की सुबह ये दोनों गुवाहाटी से मेघालय के लिए निकल पड़ते हैं। मेघालय में शिलोंग पहुंचते हैं और शिलोंग में चेरापूंजी के पास एक होम स्टे, इसे आप होटल भी नहीं कहेंगे, उस जगह पर जो बिल्कुल पहाड़ों और वादियों के बीच में, वहाँ पर चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद 22 मई को ही ये लोग वहाँ एक एक्टिवा स्कूटी रेंट पर लेते हैं। अमूमन हिल स्टेशन पर ऐसी जगहों पर स्कूटी और ये सारी चीज़ें किराए पे मिलती हैं। तो राजा रघुवंशी भी एक स्कूटी किराए पर लेती हैं और अपनी वाइफ सोनम के साथ इधर उधर घूमते हैं, फिर ट्रैकिंग करते हैं, फिर वापस आते हैं। 22 मई की तारीख बीत जाती है। अब अगला दिन 23 मई की सुबह थी। 23 मई को ये लोग जिस होम स्टे में रुके थे वहाँ से चेकआउट करते हैं सुबह करीब 6 बजे। वहाँ से निकलने के बाद अब ये स्कूटी इनके पास थी, आसपास ही कहीं शायद इन्हें और रहना था। अब उस दोपहर को राजा ट्रैकिंग पे निकल जाते हैं। काफ़ी ऊंचाई पे जाते हैं 3, और ट्रैकिंग के दौरान अब जो सोनम थी वो एक कैफ़े शॉप पे रुक जाती हैं। 23 मई दोपहर के करीब 1:30 बजे थे। 1:30 बजे सोनम के मोबाइल पर उनकी मदर इन लॉ यानी सास का फ़ोन आता है, राजा रघुवंशी की माँ का। फिर सास बहू में बातचीत होती है। वो बताती हैं, वो इत्तेफाक से बातचीत राजा की मम्मी के मोबाइल में रिकॉर्ड भी हो जाती है और उस बातचीत में वो बताती हैं कि मैं इस वक्त यहाँ एक कैफ़े शॉप पर हूँ। राजा जो है वो नीचे गए हुए हैं, कोई झरना है उसे देखने के लिए, और वो हाँप रही थी। बताती हैं कि चढ़ाई काफ़ी थी। फिर ये भी बताती हैं कि उनका व्रत था और यहाँ खाना वाना उतना अच्छा मिल नहीं रहा है। तो सास बहू के बीच में सारी बातचीत होती है। उसके बाद फ़ोन रख दिया जाता है। ये बात 1:30 बजे की है, 23 मई। 2 बजे के बाद अब घर वाले फिर से फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन फ़ोन बंद। अब घर वाले राजा का फ़ोन मिलाते हैं, इत्तेफाक से मोबाइल वो भी स्विच ऑफ। 1:30 से लेके 1:45 तक के आसपास बातचीत हुई और 2 बजे रहस्यमयी तरीके से हस्बैंड वाइफ दोनों यानी राजा और सोनम के मोबाइल स्विच ऑफ हैं। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ नेटवर्क का इशू होगा, और वो चेरापूंजी का इलाका, आपको पता है चेरापूंजी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश या बरसात के लिए मशहूर है, और उसी चेरापूंजी से 1 किलोमीटर के फासले पर ये दोनों थे। तो 23 तारीख 2 बजे के बाद मोबाइल बंद। इसके बाद कोई बातचीत नहीं, पर घर वालों को उतनी फिक्र नहीं हुई कि नेटवर्क की इशू होगा। अब 24 मई की तारीख आ गई। 24 मई को फिर सुबह घर वालों ने फ़ोन मिलाया, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ, दोनों के, राजा के भी और सोनम के भी। अब उन्हें फिक्र हुई, लेकिन फिर भी उन्हें पता था कि जिस जगह पर गए हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, जंगल है, खाई है, पहाड़ है, नेटवर्क का इशू तो होगा ही। तो दिल को तसल्ली देकर सब इंतज़ार करते रहे कि खुद ही फ़ोन आ जाएगा। लेकिन पूरी जो 24 मई है वो भी बीत जाता है, कोई कॉल नहीं आता और मोबाइल अब भी बंद। अब घर वालों को फिक्र होने लगती है। इसके बाद 25 मई की तारीख आ गई। अब ये तीसरा दिन, क्योंकि 23 मई को बात हुई, फिर 23 दोपहर को नहीं हुई, 24 को नहीं हुई, अब 25 को भी ये लोग फ़ोन मिलाते रहे, लेकिन कोई उधर से रिस्पॉन्स नहीं, मोबाइल स्विच ऑफ, कोई कॉल आया नहीं।
अब इन्हें लगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि राजा और सोनम अगर फ़ोन नहीं भी मिल रहा तो किसी पीसीओ से, लैंडलाइन से ज़रूर फ़ोन करते। कोई ना कोई बात हुई है। अब घर वाले घबरा गए। इसी के बाद राजा रघुवंशी के एक छोटे भाई और सोनम का एक भाई, फैमिली ये तय करती है कि तुम दोनों जाओ और जाकर उन्हें देखो कि कहाँ है, क्या हाल है। घर वाले घबराए गए। अब दोनों भाई फ्लाइट पकड़ते हैं और 26 को मेघालय पहुंचते हैं, शिलोंग जब जाते हैं तो वहाँ पर लोकल पुलिस के पास पहुँचते हैं, दोनों की तस्वीर लेकर बताते हैं कि ये लोग यहाँ आए थे, उसके बाद से गायब हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखती है। इत्तेफाक से गायब होने से पहले 23 मई को राजा और सोनम ने अपनी फैमिली के साथ कुछ पिक्चर शेयर की थी हनीमून पे, जो गए वहाँ घूम रहे थे शिलोंग में। तो उसे एक पिक्चर में एक स्कूटी नजर आई। उस स्कूटी के पीछे एक मोबाइल नंबर था। जब ये दोनों भाई शिलोंग पहुंचे, राजा के और सोनम के, तो वो सारी तस्वीरें मोबाइल में देख रहे थे। अचानक उन्हें दिखा कि एक स्कूटी है। उन्होंने ये बताया भी था कि हमने एक स्कूटी ली है और हम खुद ही ड्राइव करके घूम रहे हैं आसपास। तो उस स्कूटी के पीछे जो मोबाइल नंबर था, उस पर राजा के एक भाई ने कॉल किया। उसने बताया, साहब हम लोग स्कूटी रेंट पे देते हैं। तो फिर उसने बताया कि ये नाम है, ये चेहरा है, आपने स्कूटी दी है। फिर ये जाकर उस स्कूटी वाले से मिलते हैं। वो बताता है कि हाँ, 22 मई को ये आए थे मेरे पास और रेंट पर हमसे स्कूटी ले गए, लेकिन उसके बाद से इनका पता नहीं है और स्कूटी भी उन्होंने अभी वापस नहीं की। अब दोनों भाई और परेशान पुलिस को जाकर बताते हैं। जब पुलिस को बताते हैं स्कूटी वाली बात, तो पुलिस आसपास के इलाकों में पता करना शुरू करती है। तो पता चला कि 25 मई की रात वहीं एक पहाड़ी इलाके की एक पार्किंग के करीब एक लावारिस स्कूटी पाई गई है। उसकी रिपोर्ट लिखी हुई थी। जब उस पुलिस में जहाँ इस स्कूटी की रिपोर्ट लिखी थी, उसका नंबर ट्रेस किया गया, तो पीछे वही नंबर, और फिर ओनर को फ़ोन किया गया। उसने कहा, साहब ये स्कूटी है जो राजा रघुवंशी नाम के शख्स ने हमसे किराए पर ली। अब वो स्कूटी लावारिस हालत में पड़ी है। किसी ने फ़ोन किया, यहाँ एक लावारिस स्कूटी पड़ी है, तो फिर पुलिस आई, ले गई थाने में। अब यहाँ से मामला और संगीन हो गया कि दो अजनबी इंदौर से इतनी दूर मेघालय पहुँचते हैं। 3 दिन से मोबाइल स्विच ऑफ है, घर वालों को कोई कॉल नहीं कर रहे हैं। जो स्कूटी किराए पर ली वो स्कूटी भी गायब है। अब उस स्कूटी वाले के ज़रिए उन दोनों की पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की कि ये लोग यहाँ पहुँचे 22 को, तो कहाँ कहाँ गए। तो जब पुलिस ने तफ्तीश की तो पता चला कि एक गेस्ट हाउस या लॉज जैसी जगह थी, स्टे होम, जो जनरली टूरिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल पहाड़ी जंगल जैसा इलाका। तो 22 मई को उन्होंने चेक इन किया था। अब पुलिस वहाँ तक गई, रजिस्टर पे नाम पते सब मिले, लेकिन वहाँ पता चला कि 23 मई को ये लोग चेकआउट कर चुके थे। वहाँ कमरे उमरे की तलाशी में कोई चीज़ मिली नहीं। अब दोनों भाई वहाँ हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जा चुकी है, पुलिस ढूंढ रही है। थोड़ी सी लैंग्वेज बैरियर भी आ रहा प्रॉब्लम। यहाँ इंदौर में फैमिली परेशान। फिर इंदौर में परिवार ने जाकर इंदौर के पुलिस कमिश्नर से मदद मांगी। कहा कि ये 2 बच्चे हनीमून मनाने के लिए गए और इनका कोई सुराग नहीं, मोबाइल बंद, और वो जगह ऐसी जहाँ पे शायद कोई मदद भी नहीं मिल रही है। उनकी शिकायत ये भी कि शायद मेघालय पुलिस उतनी सीरियसली ढूंढ नहीं रही है। तो फिर इंदौर पुलिस ने मेघालय पुलिस को कांटेक्ट किया और कहा कि आप इन्हें ढूंढें। मेघालय पुलिस भी अब हरकत में आई। तलाश ज़ोरों शोर से शुरू हुई, सर्च ऑपरेशन टीम बनाई गई। लेकिन दिक्कत ये थी कि मौसम ख़राब, वैसे ही बारिश वहाँ बेइंतहा, खाई, पहाड़, जंगल, तो सर्च ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रही थी। इसी दौरान 28 मई को एक सर्च टीम तलाश करते हुए जो इधर उधर भटक रही थी, जंगल में 2 लावारिस बैग उन्हें नजर आता। उस बैग को देखते हैं, बैग में कुछ कपड़े थे, ज़रूरत के सामान थे। अब वो जो बैग है, वो बैग उस जगह से मिला जहाँ पे ये दोनों जिस स्टे होम में ठहरे थे, कुछ ही दूरी पर, लेकिन जंगल के किनारे पड़ा हुआ। उन दोनों बैग को पुलिस ने अब राजा और सोनम के भाइयों को दिखाया। वो बैग पहचान गए। उन्होंने कहा, जी ये बैग उन्हीं की है। अब स्कूटी लावारिस मिली, बैग जंगल में जहाँ ये ठहरे थे स्टे होम, उससे कुछ दूरी पर यूं ही लावारिस। अब मामला संगीन होता जा रहा था और ये चीज़ें हो रही थी। अब राजा और सोनम के घर वाले लगातार डर रहे थे, लेकिन सुराग कोई नहीं मिल रहा था। वक्त बीतता जा रहा था। अब 2 जून की तारीख आई।
इन दोनों को गायब हुए लगभग 10वां दिन था। 2 जून सर्च ऑपरेशन की टीम जो लगी हुई थी, उसमें से एक टीम जो पहाड़ियाँ थी जहाँ से टूरिस्ट गुजरते थे उसके बराबर में एक खाई थी, तो एक टीम उस खाई में उतरी। जब उस खाई में उतरी तो अचानक वहाँ उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई दी। वो करीब गया तो देखा एक लाश पड़ी है। उसने फौरन अपने बाकी साथियों को खबर दी। उसके बाद बाकी के लोग उस खाई में उतरते हैं। बहुत ही खतरनाक टाइप की खाई, एकदम पहाड़ी के किनारे। रेस्क्यू टीम खाई में उतरती है, लाश को उठाती है। लाश के आसपास कुछ चीज़ें मिली थी, जिनमें एक मोबाइल का टूटा हुआ स्क्रीन, इसके अलावा कुछ छोटी मोटी और चीज़ें। पुलिस वो सारी चीज़ों को भी उठाती है। उसके बाद लाश को शिलोंग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया जाता है। फिर अब वो दोनों भाई अभी भी वहीं कैंप किए हुए, जो अपने भाई और भाभी को ढूंढने के लिए पहुंचे। पुलिस उन्हें इस लाश के बारे में जानकारी देती है। चूँकि 10 दिन हो गए, लाश की हालत बहुत ख़राब थी, चेहरा शिनाख्त के लायक नहीं था, तो उन्हें अस्पताल बुलाया जाता है कि आप देखिए, कपड़ों या बाकी चीज़ों से पहचानिए। तो राजा रघुवंशी के भाई जब लाश को देखते हैं तो दाहिने हाथ पर एक टैटू पे नज़र पड़ता है, और वो टैटू में RAJA लिखा था, राजा, यानी उनके भाई का नाम। वो उस टैटू को पहचानते थे। उस टैटू को देखते ही वो रोने लगते हैं और बताते हैं कि ये उनके भाई की लाश है। अब पुलिस जिसे 10 दिन से सर्च ऑपरेशन के जरिए ढूंढ रही है, वो एक लाश की शक्ल में एक खाई से बरामद हुई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जिस जगह ये लाश मिली उसके आसपास कहीं भी सोनम का कोई सुराग नहीं था। अब अगले दिन फिर पुलिस उस जगह पर, उसके आसपास के कई किलोमीटर के रेंज में फिर से तलाश शुरू करती है कि शायद यहाँ कहीं सोनम मिल जाए। मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, बारिश भी हो रही है, फिसलन भी, कीचड़ भी, घने जंगल भी। फिर ड्रोन की मदद ली गई, ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन सोनम का सुराग नहीं मिल रहा। इस दौरान में उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। पहले ये था कि खाई में लाश मिली है, शायद कोई हादसा हो, एक्सीडेंट हो, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि ये कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, बल्कि एक मर्डर है, कत्ल का केस है। इत्तेफाक से जिस जगह लाश मिली वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक चापर, एक दाव टाइप का हथियार होता है जो नॉर्थ ईस्ट में यूज़ होता है, वो भी मिला, बिल्कुल न्यू। और उसको देखकर पुलिस का अंदाज़ा है कि शायद उसी से कत्ल किया गया। तो आला कत्ल यानी वेपन भी अब पुलिस के पास, लाश भी पुलिस ने बरामद कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कत्ल का मामला भी सामने आ गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि राजा रघुवंशी की लाश तो मिल गई, लेकिन उनकी पत्नी सोनम कहाँ है। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिली थी। उसके बाद अब 4 जून हो गए, सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है, लेकिन सोनम का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अब पुलिस सोनम को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है, और साथ साथ इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इंदौर से आया एक शख्स, एक कपल जिसको कोई वहाँ जानता नहीं, जिससे किसी दुश्मनी का सवाल नहीं उठता, उसका कत्ल कौन करेगा और क्यों करेगा। जिस जगह वो लोग ठहरे उससे थोड़ी दूरी पर उन दोनों के बैग के पाए जाने का क्या मतलब। जिस जगह बैग मिला उससे 25 किलोमीटर दूरी पर वो स्कूटी पाए जाने का क्या मतलब, और लाश किसी तीसरी जगह पर पाए जाने का क्या मतलब। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है। अभी तक फिलहाल 2 चीज़ें सामने आई। एक, जिस विजड्रॉक करके इलाका है जहाँ पे ये लोग ठहरे थे और जिस ये जगह पर रुके थे, इन्होंने चेक इन किया था, वो स्टे होम, वो थोड़ा सा बदनाम इलाका है। वहाँ कई लोकल गैंग हैं और कुछ टूरिस्ट के साथ वहाँ लूटपाट की वारदात हो चुकी है। एक हंगरी का भी शायद टूरिस्ट था जो 12 साल पहले वहाँ आया और उसके बाद गायब हो गया, बाद में उसकी लाश मिली। तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पे बैड एलिमेंट्स हैं जो शायद लूटपाट कर सकते हैं। अब लाश के साथ जो बाकी चीज़ें मिली, तो भाई ने बताया कि राजा की उंगलियों में हीरे और सोने की अंगूठियाँ थीं, कलाई पर ब्रेसलेट था, और इन सब की कीमत करीब 10 लाख रुपए थी। तो क्या ये लूटपाट के लिए कत्ल हुआ?
लूटपाट करने वाले कौन हैं, और अगर ये लूटपाट के लिए हुआ तो फिर राजा और सोनम अलग अलग कैसे हुए। जिस जगह पर राजा की लाश मिली आसपास के इलाके को लगभग छान मारा पुलिस ने, वहाँ से अभी तक कुछ नहीं मिला। और सोनम कहाँ है, ठीक है नहीं है, ये वो सारे सवाल हैं जिनकी इस वक्त मेघालय पुलिस तफ्तीश भी कर रही, सर्च ऑपरेशन जारी है। और उधर इंदौर में बैठा परिवार इंतज़ार कर रहा है उन दोनों के घर लौटने का। राजा रघुवंशी की मां को अभी तक ये नहीं बताया गया कि राजा की मौत हो चुकी है, क्योंकि शायद वो मां कैसे बर्दाश्त करे। इसके 10-15-20 दिन पहले शादी हुई, उसने उसको दूल्हा बनते देखा, बड़े अरमान से बहू लेकर घर में आई, और वही बेटा और बहू हनीमून मनाने के लिए गए और दोनों गायब। एक की तो मौत की खबर आ गई है, दूसरे की कोई खबर भी नहीं आ रही है। तो मेघालय पुलिस जांच कर रही है और दुआ यही है कि सोनम का सुराग मिल जाए, ऊपर वाला करे वो अच्छी हो, ठीक हो, सुरक्षित हो। तो जैसे इस केस में जो भी अपडेट आगे आएगा आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल आज की कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज जवाहर चौबे जी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे जवाहर जी। और ये भेजा है जय अनमोल चौबे जी ने। इसके अलावा काजोल राठौड़, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे काजोल जी। और ये ऋषभ राठौड़ की सिस्टर है, एंड थैंक यू ऋषभ खूबसूरत मेल के लिए। ओंकार दीप सिंह बारिया, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ओंकार दीप। और ये भेजा है प्रभजोत कौर जी ने, उनके बेटे हैं ओंकार। निशा एंड निर्भय, इनकी आज एनिवर्सरी है, तो निशा जी, निर्भय जी, आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक शादी की सालगिरह। हाशमी बानो एंड, बल्कि हशमी बानो एंड शमशाद हक, इन दोनों की भी आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो शादी की सालगिरह के आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक बधाई। कल आरसीबी पहली बार 18 साल बाद आईपीएल जीती। थोड़ा सा बीच में अगर पंजाब ने स्लो बैटिंग न की होती तो शायद कहानी कुछ और होती। खैर, उस जीत के बारे में तो आप सबको पता है, लेकिन आज एक अफसोसनाक हादसा हो गया। आरसीबी चूँकि 18 साल के लंबे इंतज़ार के बाद आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, तो कल ही ये तय हो गया था कि आज बेंगलुरु में एक विक्ट्री परेड होगी, और ये सारे प्लेयर्स पहुँचे बेंगलुरु। उसके बाद वहाँ से इनको बस में जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम है बेंगलुरु को, वहाँ ले जाया गया। आरसीबी के सपोर्टर बहुत बड़ी तादाद में बेंगलुरु में निकल पड़े, सड़कों पर, मेट्रो, बसों में, जो जिस तरीके से, और सभी का रुख स्टेडियम की तरफ था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था, वहाँ के सीएम, डिप्टी सीएम भी थे, और स्टेडियम के बाहर भी उतनी ही भीड़। अफसोस की बात यह है कि इसी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई। शायद इसकी उम्मीद नहीं थी किसी को, और इस भगदड़ में अभी आखिरी तक जो खबर है, 7 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबर है, बहुत सारे लोग घायल हैं। तो एक खुशी और जश्न का मौका और वो मातम में बदल गया। ऊपर वाले से दुआ यही है कि जो लोग घायल हैं वो जल्द ठीक हो जाए। और अब बाकी कैसे ये भगदड़ मची, कहाँ लापरवाही हुई, जांच होगी, सामने आएगी। तो मैंने कहा ये अपडेट आपको दे दूँ। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।